हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके साथ करेंगे यहां पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th के हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के मैं आपको यहां सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, कुछ सामान्य हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रखा था कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक मोल का मास कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का वजन 2 into 1, ऑक्सीजन का 16 18। वेरी सिंपल। CO2 में एक मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम, 2 into 16 34 आ गया। मीथेन एक मोल कार्बन का वजन 12, 4 का ले आएंगे 4, 16 ग्राम आ गया। ध्यान रहे ये 16 ग्राम आ रहे हैं, यहां पर ये 18 ग्राम आ रहे हैं। ग्राम का मतलब मोलर मास। क्या होता अगर कोई आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछता, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास पूछता। तो अगर मॉलिक्यूलर मास पूछता तो ऐसे स्थिति में आप लोग इनके जो वेट है यहां पर ग्राम की जगह क्या लिखते हैं। पहले पार्ट का आंसर होता है 18U, चूंकि सिंगल का वजन U के टर्म्स में देते हैं। 34U, 16U। अगर मुझसे मॉलिक्यूलर मास पूछता तो मैं U के टर्म्स में करता। क्लियर। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में पूछ रखा था कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन Na2SO4। वेरी सिंपल। दो सोडियम है 2 into 23, एक सल्फर 32, 4 ऑक्सीजन का जोड़ा 4 into 16, 142 ग्राम का तो टोटल है। इसमें सोडियम कितना है 46 ग्राम, तो 46 अपन 142 into 100। सल्फर कितना है 32 ग्राम, 32 अपन 142 into 100। ऐसी ऑक्सीजन कितना है 64 ग्राम, 64 64 अपन 142 into 100। तीनों के परसेंटेज यहां पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी में दो बार टाइप हो रखा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की जगह क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये बोल रहा है कि कार्बन जलाया है और CO2 बने। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन, और लिख रखा है यहां पर एक मोल कार्बन को एयर में जलाया। तो जनाब ये रहा, पहले पार्ट को करते हैं, बड़ा सिंपल है। C+O2 से बनेगा CO2। ये एक मोल है, यह भी एक मोल है, यह भी एक मोल है। एक मोल 12 ग्राम का, 32 ग्राम का, 44 ग्राम का। आइए शुरू करते हैं। एक मोल कार्बन जलाया, एक मोल कार्बन से एक मोल CO2 मिलती है, यानी कि पहले वाले पार्ट के अंदर एक मोल CO2 मिलने वाली है जो कि 44 ग्राम की होने वाली है। दूसरे में आते हैं। एक मोल कार्बन इज बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल है, चूंकि दोनों का यहां पर अमाउंट दे रखा है। एक मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम। 12 ग्राम को चलाने के लिए 32 ग्राम चाहिए होता है, लेकिन सवाल में सिर्फ 16 ग्राम दिया है। 16 ग्राम का मतलब O2 लिमिटिंग रिएजेंट है। इस वाले केस में O2 हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ O2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। 32 ग्राम O2 44 ग्राम CO2 पैदा करती है। तो 32 ग्राम O2 गिव्स कितना दे रही है यहां पर 44 ग्राम CO2। तो आपसे कितना पूछा था, आपसे पूछा था 16 ग्राम कितना देगी, तो 16 ग्राम कितना देगी, ऑफ कोर्स 22 ग्राम CO2 देगी। दिस इज सेकंड पार्ट। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। 2 मोल कार्बन एंड 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तीसरे पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये रहा। अब दे रखा है 2 मोल कार्बन, 2 मोल कार्बन, ठीक है। इसके दे रखे हैं 2 मोल, और कितना दे रखा है आपको यहां पर 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब समझते हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन एक मोल की है, 16 ग्राम ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, आधा मोल। अब पहला आप लिमिटिंग रेजेंट देखिए। अगर आप मोल की टर्म्स में नहीं करना चाहते, ग्राम की टर्म्स में कर ले। ग्राम की टर्म्स में ज्यादा इजी रहेगा, वह दोनों तरह से कर सकते हैं। लेट अस चेक। आपको क्या दे रखा था सवाल में 2 मोल कार्बन। 2 मोल कार्बन का मतलब 24 ग्राम दे रखा था। अब कायदे में 24 ग्राम के साथ रिएक्शन करने के लिए 12 ग्राम के साथ रिएक्शन करने के लिए 32 चाहिए, तो 24 के साथ चाहिए होगी 64। लेकिन सवाल में दे रखी थी सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब O2 हो गई यहां पर LR। एक बार फिर से देख लें। 12 ग्राम के साथ 32 ग्राम, 24 ग्राम के साथ चाहिए कि 64 ग्राम, जबकि 24 ग्राम के साथ दे रखी थी सिर्फ 16 ग्राम। आप सॉल्व करेंगे तो O2 आएगा, चाहिए हमको 64, दिया है 32। O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब कैसे करेंगे, तो लिमिटिंग रिएजेंट O2 से लगा लीजिए हिसाब किताब। 32 ग्राम से मिलता है 44 ग्राम। अगेन 32 ग्राम गिव्स 44 ग्राम CO2। 32 ग्राम O2 गिव्स, तो 16 ग्राम कितना देगा, तो 16 ग्राम अगेन अगर आप देखेंगे तो यहां पर 22 ग्राम CO2 आएगा। पांचवें क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सिंपल मोलरिटी के फॉर्मूले में रखना था। मोलर मास भी दे रखा था, कितने अच्छे लोग हैं। वॉल्यूम दे रखा था यहां पर, मोलरिटी भी दे रखी थी इसकी इतनी है। पूछा कितना सोडियम एसिटेट आपको पानी में डालना पड़ेगा ताकि इस कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बन जाए। तो जनाब ये रहा हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला। वैल्यूज डाल दीजिए। मोलरिटी की वैल्यू रखी 0.375। वेट आपसे पूछा है, मोलर मास दे रखा है, वॉल्यूम 500। सीधा सोल्व करके आंसर आएगा। बहुत ही ज्यादा निहायत ही आसान सवाल। अगले पे आते हैं छठे क्वेश्चन पर।
छठे क्वेश्चन में दे रखा था आपको कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड मोल पर लीटर यानी कि मोलरिटी में बताना है। 69% बाई वेट दे रखा है आपको नाइट्रिक एसिड। तो 69% W/W कैसे लिखेंगे? 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ऐसे लिखा जाएगा। अब डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी दे रखी है 1.41 और ये डेंसिटी किसकी है? सोल्यूशन की। और मेरे पास मास किसका है? सोल्यूशन का, यहां पर 100 ग्राम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पे लगाया मैंने, तो मेरे पास जो वॉल्यूम निकल करके आएगा वो वॉल्यूम भी सोल्यूशन का ही आएगा। वॉल्यूम सोल्यूशन का आ गया 70.92। अब मोलरिटी के एक्सप्रेशन में दोबारा वैल्यू डाल दीजिए। मोलरिटी होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम इन 2000। वेट आपको दे रखा है 69 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट एंड सबको जोड़ेंगे तो आएगा 63 रख दिया हमने यहां पर। इधर हमारे पास वॉल्यूम हम ऊपर निकाल चुके थे 70.92 इन 2000, हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा, अभी शुरू में इजी ही क्वेश्चन चल रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बाकी सब क्वेश्चन सामान्य है। कॉपर सल्फेट दे रखा था, सवाल को पढ़ेंगे बाद में, पहले यहां देखते हैं। कॉपर सल्फेट में कॉपर इतने ग्राम, सल्फर इतने ग्राम, ऑक्सीजन इतने ग्राम, टोटल इतने ग्राम। तो टोटल इतने ग्राम में 63.5 ग्राम कॉपर है। तो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में इतने ग्राम कॉपर है। तो सवाल में आपसे पूछा हुआ कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा। तो जब 159 में इतना, तो 1 में कितना, 100 में कितना, यूनिटरी लॉ है। 159 में इतना, 1 में कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 159, 100 में कितना होगा, इनटू 100। दिस इज। अब ये है वो क्वेश्चन नंबर 8, और जो क्वेश्चन नंबर यहां पर इधर 1.9 इट वाज, प्लीज यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1.9 नहीं 1.8 है। 2 बार टाइप यहां पर हो रखा था एनसीईआरटी में, तो उसको हम यहां पर अब करने जा रहे हैं। ये 1.8 है। देखो क्या बोल रखा है, कंपाउंड दे रखा है आयरन का ऑक्सीजन के साथ, उसमें आयरन और ऑक्सीजन के परसेंटेज दे रखे हैं। तो बता रखा है आयरन तो है हमारे पास 69.9% और ऑक्सीजन है 30.1, यानी कि अगर टोटल 100 ग्राम हमारे पास कंपाउंड है तो उसमें 69.9 ग्राम जो है हमारे पास आयरन है और 30.1 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन है। तो मोल बना लीजिए वेट अपॉन मोलर मास से। आयरन के मोल बना लीजिए, इसका वेट अपॉन मोलर मास इतने मोल आए। ऑक्सीजन के मोल बना लीजिए, इसका वेट 30.1 अपॉन 16, इसके मोल आ गए। चूंकि जो फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने मोलर रेशियो में होते हैं। तो मोल्स का रेशियो निकाल लीजिए। तो Fe और ऑक्सीजन के मोलर रेशियो निकाला, तो ये मोलर रेशियो आया हमारे पास, सबसे छोटे वाले से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 1.25 अगर आप मोलर रेशियो देखेंगे, थोड़ा अगर यहां पर आपको लग रहा है कि थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं दिखा देता हूं। मोलर रेशियो हो जाएगा यहां पर, मोलर रेशियो ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, मोलर रेशियो ऑफ Fe/O निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.25:1.88, ये रेशियो आ गया। और सिंप्लीफाई करना हो तो 1.25 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1:1.5। इसको और ठीक कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2:3, यानी कि आपका फॉर्मूला हो गया Fe2O3, यहाँ पर कंपाउंड हो गया Fe2O3, जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई थी। अब ये एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चंस हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? तो ये हमारे पास, ये उसका मास है और ये उसका परसेंटेज। ये क्लोरीन का एक्चुअल मोलर मास है, ये उसका परसेंटेज। तो मास इंटू परसेंटेज प्लस मास इंटू उसका परसेंटेज। सॉल्व कर लिया, 35.45 यू आ गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है करते वक्त, लेकिन बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं जो परेशान करने वाला हो। अब अगर आप यहां देखेंगे तो 3 मोल्स ऑफ इथेन दे रखे हैं। तो C2H6 ये इथेन है। इथेन को अगर आप देखेंगे तो उसमें 2 मोल कार्बन एटम है और 6 मोल यहां पर हाइड्रोजन एटम है। एक इथेन में 2 C लिखा हुआ और 6 मोल हाइड्रोजन एटम है। अब क्या क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब 1 मोल में 2 मोल कार्बन है तो 3 मोल इथेन में कितने होंगे, पहला पार्ट। 1 मोल में 2 मोल तो 3 मोल में कितने होंगे, 6 मोल कार्बन होंगे। बी पार्ट पे आ जाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब 1 मोल में हाइड्रोजन एटम में 6, तो 3 मोल में कितने होंगे, जब 1 में 6 है तो 3 में 18 हो जाएंगे, 18 मोल H एटम। तीसरा पार्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। 3 मोल इथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं एवोगाड्रो के बराबर, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू एवोगाड्रो के बराबर। इसमें भी कुछ और भी जोड़ा जा सकता था, ऐसे पूछ सकते थे इसके अंदर कि बताओ इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं। तो C2H6 में देखोगे तो 6 तो एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटम ऐसा होता है और मॉलिक्यूल होता है ऐसा H2, तो 6 तो एटम है। तो अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके पास 3,
तो एक C2H6 में 3 मॉलिक्यूल आएंगे, 3 मोल H2 के मॉलिक्यूल आएंगे, एक में 3, तो 3 में कितने आते? 9 मोल आते। अगर कोई पूछता तो 9 मोल इसमें H2 बनती। ऐसे ही पूछा जा सकता है। इधर आ जाइए अब, व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर? मोलरिटी निकालने के लिए कह रहा है अगर 20 ग्राम शुगर को 2 लीटर में डिसॉल्व कर दिया, चलिए 2 लीटर का मतलब हो गया 2000 ml, और अब मोलरिटी का फॉर्मूला है, वैल्यू डाल दो। मोलरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम इन 2000, वेट 20 ग्राम दे रखा था, मोलर मास शुगर का जोड़ोगे इस पूरे का तो 342 आएगा, इसका मोलर मास सबको जोड़ोगे तो 342 आएगा, 342 रख दिया, वॉल्यूम 2000 ml हमारे पास था, सॉल्व करके आंसर आ गया। 12वां सवाल, एक शीशी में यहां पे मिथाइल अल्कोहल रखा हुआ है ऐसे भर करके, उसकी डेंसिटी 0.793 किलोग्राम पर लीटर दे रखी है। पहले तो डेंसिटी को ठीक कर लेते हैं, डेंसिटी को ठीक करता हूं। देखिए तो डेंसिटी हो गई हमारे पास 0.793, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ये हो गया ग्राम पर ml। तो डेंसिटी आ गई हमारे पास 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर। अब सवाल क्या है, आपको ये सोल्यूशन बनाना है इस मिथाइल अल्कोहल से, आपको 2.5 लीटर 0.25 m सोल्यूशन बनाना है। मैं पहले चाहूंगा कि हम इस पे निकालें कि मिथाइल अल्कोहल का कितना वजन इसके अंदर होगा। पहले मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए मोल्स ऑफ CH3OH निकालेंगे तो मोल्स होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है? 0.25, वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर। ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब अगर मैं आपसे वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल पूछूं तो वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास। अब CH3OH का मोलर मास जोड़ लीजिए, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन जोड़ लीजिए 15, और एक हाइड्रोजन ये रही 16, और 16 हो गया ऑक्सीजन का। तो अगर मैं मिथाइल अल्कोहल का मोलर मास जोड़ूंगा, मोलर मास ऑफ CH3OH करूंगा तो 12 + 3 + 16 + 1, 12, 13, 14, 15, 16, ये आ गया 32 ग्राम। तो मैंने पहले यहां पर जो मुझे ये डेटा दिया है, इस डेटा से पहले मैंने मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकाले। वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल के लिए मेरे पास मोल्स को ये 0.25 इंटू 2.5 इंटू 32 करूंगा, मुझे इतने ग्राम मिथाइल अल्कोहल की जरूरत है। यानी कि मुझे इस डब्बे में से जो अल्कोहल निकालना है, ये पूछा है कि इसमें से कितना मिलीलीटर में बाहर निकालूं जिसके अंदर इतने ग्राम मिथाइल अल्कोहल मौजूद हो। तो अब क्या कर लेंगे, सिंपल, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है मेरे पास? 0.793, यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। मुझे कितना मास मिथाइल अल्कोहल का चाहिए? मुझे चाहिए 0.25 इंटू 2.5 इंटू 32। तो आपसे पूछा कितना वॉल्यूम लगेगा, यानी कि शीशी में से कितना वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम मेरे पास आ जाएगा 0.25, 2.5 इंटू 32 अपॉन 0.793, इतने मिलीलीटर आपको लगेगा। इसको आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन में अभी आपके लिए बना देता हूं साथ के साथ। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 0.793, तो ये आ गया 25.22 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन ठीक है, जो ये क्वेश्चन है नीट के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अब JEE मीन्स के बारे में ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि JEE का मीन्स का जो स्तर है वो पिछले 4 सालों में बहुत ज्यादा सुधर चुका है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस वहां पर आ रहे हैं। उसके हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का है, लेकिन नीट के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। उन्होंने ये प्रेशर की बोला है कि 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पास्कल के बराबर होता है। उन्होंने समुद्र का पूरा समुद्र यहां पर कवर नहीं किया। उन्होंने कहा देखो, जब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट है, उसके ऊपर जो एयर है, एयर भी इनफाइनाइट है। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने आपसे कहा कि समुद्र के ऊपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया उन्होंने कोई, और इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर जो एयर है उसका वजन आपको बताया। ये लिख रखा है यहां पर, इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि समुद्र के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसके ऊपर जो एयर का वजन है वो है 1034 ग्राम, और आपसे कह रहे हैं प्रेशर बताओ। देखो, सबसे पहली बात, वेट ऑफ एयर दे रखा 1034, पूरे विश्व की एयर का वजन नहीं दे रखा है। समुद्र के ऊपर एक छोटा सा पैच कंसीडर किया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसके ऊपर जो एयर है 1034 ग्राम है।
किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोग्राम बन गया। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे एक्चुअली कैलकुलेशन MKS में करनी है, तो मुझे देखो ना यहाँ पर मीटर चल रहा है, तो मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइए देखो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। इसको यहां ले आइए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिखूंगा। अब अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स लगा लीजिए। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मोशन ऐसे होता है तो एक्सेलरेशन ए लेते हैं, लेकिन अगर मोशन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा हो, अलोंग हो रहा हो, तो फिर हम लोग जी की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेते हैं जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा। यहाँ पर इधर हमने एरिया 10⁻⁴ रखा। सब सॉल्व करके यूनिट में आ रहा है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड की पावर -2। इसको अपन बोलते हैं यहाँ पर न्यूटन। इसको अपन न्यूटन लिख दिया यहाँ पर, और न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोला था, ये बोला था, इसलिए हमारा प्रेशर इतने ही पास्कल हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ये सब जगह पूछा जा सकता है आप लोगों से, JEE मेंस के मतलब का भी और नीट के मतलब का भी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछ रखा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास। तो मास की SI यूनिट होती है किलोग्राम। तो ये एक फंडामेंटल यूनिट होती है, इट इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट्स वो होती है जिनकी हेल्प से हम अन्य चीजों की यूनिट्स बताते हैं, तो उनको फर्दर रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो लाइक मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब चीजें इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जस्ट एक टेबल याद करनी है, जो टेबल है NCERT में 1.3। इस टेबल को आप अच्छे से याद करके रखें। माइक्रो, डेका, गीगा, फेम्टो क्या होते हैं? माइक्रो होता है 10⁻⁶, इसको माइक्रो बोलते हैं। मेगा 10⁶ होता है। डेका 10 होता है। गीगा 10⁹ होता है। फेम्टो 10⁻⁻15 होता है। इसके ऊपर NCERT में बकायदा जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल को तैयार करें, पढ़ के जाएं, अच्छे से याद करें। What do you mean by the term significant figure? किसी भी एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी को डिफाइन करने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। आप लोगों ने अपने अपने कोचिंग्स में सिग्निफिकेंट फिगर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन पर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को करने के लिए आपको यहाँ पर पीपीएम दे रखा है। पीपीएम होता क्या है, पहले पीपीएम में डिफाइन कर देता हूं। पीपीएम का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट present in 10⁶ ग्राम of solution or solvent। 10⁶ ग्राम सोल्यूशन में या 10⁶ ग्राम सॉल्वेंट में जितना सॉल्यूट मौजूद होता है उसको पीपीएम बोलते हैं। एक बात पहले से आप समझ के रखें कि पीपीएम हम 10⁶ में क्यों देख रहे हैं। अभी तक तो कहीं नहीं देखा। अभी तक तो 1 लीटर में देखते थे कि 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट हैं, उसे मोलरिटी बोलते हैं। या 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसको मोलरिटी बोलते हैं। तो फिर ये अचानक 10⁶ क्यों हमने लेना शुरू करा? आप समझिए कि अगर सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा, अति डाइल्यूटेड, तो जब सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा तो 1 लीटर में आपको कुछ मिलना ही नहीं है सोल्यूट का अमाउंट, क्योंकि आपने बहुत कम सोल्यूट डाला था। तो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपको सोल्यूट के पार्टिकल्स दिखेंगे ही नहीं, नेग्लिजिबल से रहेंगे। तो उनको देखने के लिए आपको फिर थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। 10⁻³ से काम नहीं चलेगा, 10⁶ लेना पड़ेगा। इसलिए एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि पीपीएम जो डिफाइन किया गया है, मिलियन आप लोग जानते हैं 10⁶ को बोलते हैं। तो जितना भी सोल्यूट प्रेजेंट होता है 10⁶ ग्राम सोल्यूशन और सॉल्वेंट में, ये सोल्यूशन और सॉल्वेंट शब्द में आपको पता है तभी इस्तेमाल कर पाता हूं जब सोल्यूशन हमारा डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट रहे। तो हमारा सोल्यूशन यहां पर डाइल्यूट है, इसका मतलब अगर एक्वा सोल्यूशन आपने लिया तो डेंसिटी तो भाई साहब की 1 जाने वाली है। अगर एक्वा सोल्यूशन आपने लिया तो चूंकि सोल्यूट बहुत कम पड़ा होगा तो डेंसिटी उसकी 1 जाने वाली है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसको करने के लिए व्हाट वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सोल्यूशन बोलते हैं पीपीएम को। अब प्रश्न में डेफिनेशन के थ्रू करते चले जाएंगे, आराम से हो जाएगा। कितना दिया हुआ है मेरे को? 15 पीपीएम दिया हुआ है, लिख रखा है यहां पर 15 पीपीएम, बाय मास भी बोल रखा है। 15 पीपीएम का मतलब क्या हो गया?
यहाँ पे क्वेश्चन में डिफाइंड है, ये लिख रखा है यहाँ पर 15 ppm। तो 15 ppm का मतलब क्या हुआ? 15 ppm का मतलब अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये हो गया 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म इन 10 to the power 6 ग्राम 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं। अब सब कुछ हो गया, चाहे जो निकाल लें आप। परसेंटेज बायोमास निकालना है, निकाल लीजिए। परसेंटेज बायोमास कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज बायोमास ऑफ क्लोरोफॉर्म निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? क्लोरोफॉर्म का वजन यानी कि 15 ग्राम अपॉन सोल्यूशन का वजन। तो सोल्यूशन का वजन कितना है? 10 to the power 6 ग्राम इंटू 100 कर लीजिए। कंफ्यूज मत होइएगा, 10 to the power 6 ग्राम सॉल्वेंट या सोल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारा सोल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, सॉल्यूट उसके अंदर नाम मात्र का पड़ा हुआ है। अगर मैं सोल्यूशन में से सॉल्यूट का वजन घटा भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना सॉल्वेंट का वजन है वही वजन सोल्यूशन का यहाँ पर आने वाला है। तो ये आप इसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15 इंटू और 10 to the power -6, 2 चलेगा तो 10 to the power -4। ये इसका परसेंटेज यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का आ गया। दूसरा पूछ रहा है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। चलिए मोलैलिटी निकाल लीजिए। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको वेट अपॉन यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ता है सॉल्यूट का, इनटू यहाँ पर रखना पड़ता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और साथ में क्या करना पड़ता है? ऊपर करना पड़ता है 1000। तो चलिए रख लेते हैं। कितना वेट है? 15। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास निकाल रखा है 119.5। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 10 to the power 6 इंटू ये रहा हमारे पास 1000। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 15 अपॉन 119.5 में कर लेता हूं आप लोगों को बताने के लिए। 15 डिवाइडेड बाय 119.5 में कर लेता हूं तो ये आ गया 0.125 इंटू 10 to the power 6 ऊपर जाएगा, 3 चला जाएगा, -3 मोल्स पर केजी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर यहां पर बोल रखा था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो a डॉट बी इंटू 10 to the power x के टर्म्स में लिखा जाता है। अब अगर आप इसको a डॉट बी इंटू 10 to the power x के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा? तो देख लीजिए। तो ये इधर की तरफ आएंगे 1 2 3 तो 4.8 10 to the power -3। इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 तो 2.34 10 to the power 5। इधर 1 2 3 तो ये हो जाएगा 8.008 10 to the power 3। इधर करेंगे आप यहाँ पर 1 2 तो 5.000 10 to the power 2। अभी ऑलरेडी a डॉट बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 10 to the power की भी इसमें साथ में चाहिए। तो आप देखें तो ठीक लिखा हुआ है। अब 10 to the power कैसे करेंगे? तो आपको पता है किसी की पावर अगर 0 हो जाए, 10 to the power 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 होती है। 10 to the power 0 1, 2 to the power 0 1, तो 10 to the power 0 लिखा है तो क्या हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। यानी कि ये लिखूं या मैं 6.0012 लिखूं, दोनों सही है, लेकिन मुझसे साइंटिफिक नोटेशन में कहा था, यानी कि मुझे इस रूप में लिखना था, तो मुझे 10 to the power वहां पर साथ में चाहिए थी। मैंने 10 to the power 0 वहां पर लगा दी। सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करेंगे तो पहले में सिग्निफिकेंट फिगर ये रहे 2, दूसरे में तीनों के तीनों कंसिडर करेंगे 3, तीसरे के अंदर ये सारे कंसिडर करेंगे 4, चौथे में आप ये सब कंसिडर करेंगे, ये हो गए 6, पांचवे में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट के बाद का 0 लेना होता है 4, छठे में जाएंगे तो आप सारे के सारे कंसिडर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे चलते हैं। राउंडिंग अप करने के लिए कहा, राउंड ऑफ कैसे करते हैं? तो राउंड ऑफ के सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपको सिर्फ यहां तक राउंड ऑफ के लाना है। तो 34.26 के आगे एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2, और आपको पता है इसके आगे जाएंगे तो 2 के बाद जो आगे जो नंबर है, चूंकि नंबर लेस देन 5 है तो हम आगे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, तो एज इट इज 34.2 आएगा। इधर देखते हैं तो ये हो जाएगा 10.41, एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा तो ये इसकी जगह पर आ जाएगा, 0 से बढ़ करके हो जाएगा 1। फिर आप बढ़ाओगे 10.4, इधर 1 ही करोगे, चूंकि ये 5 से छोटा है तो आगे कोई नंबर नहीं बढ़ाएंगे। एंड अगेन फिर जब आप आगे जाएंगे तो ये नंबर 5 से छोटा है तो इस वाले पे कोई भी नंबर हम इंक्रीज नहीं करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो 0.045, 7 से एक, चूंकि 5 से ज्यादा है, इस पे एक नंबर बढ़ाएंगे तो 9 की जगह हो जाएगा 10 हो जाएगा तो 0 उधर आ जाएगा 6। अब आप आगे चलेंगे तो हमारे को चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास सीधा आ गए। इसको अगर आपको राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहेंगे तो आगे जाएंगे तो 281 हो जाएगा,
क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो एक नंबर इसमें बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज 281, हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर पूछा था। दिस इज 281। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये खूब IIT JEE मेंस और नीट खूब पसंद कर रही है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो आपको इस सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है, इन पे खूब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तैयार करना है। 21वें क्वेश्चन पे आते हैं। 21वें क्वेश्चन पूछ रखा है यहां पर पहले पार्ट में पूछ रखा है, इस डेटा को देख करके कौन सा लॉ जो है यहां पर वो फॉलो हो रहा है, ये पूछा। तो अगर आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की तरफ जाएं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनमें किसी एक एलिमेंट के फिक्स्ड वेट के साथ, देखो नाइट्रोजन का वेट यहां पर फिक्स हो रखा है 14 ग्राम 14 ग्राम, तो जो ऑक्सीजन का वेट कंबाइन हुआ अगर आप उसका रेशो देखोगे तो कितना आएगा, यहां पर इधर आएगा 1:2 और ये कैसा रेशो है, सिंपल रेशो। आप इधर देखिए, इधर देखिए, आपने वेट फिक्स कर दिया किसका, यहां पर नाइट्रोजन का, कितने ग्राम है यहां पर 28 ग्राम। उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट कंबाइन हुआ वो कितना देख रहे हैं आप, 32 और 80, ऑक्सीजन कंबाइन हुआ 32 ग्राम और ऑक्सीजन 80 ग्राम। अगर मैं रेशो निकालूं 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 दूना 32, 16 पंजे 80 हो गया और ये कितना आ गया यहां पर, ये भी कैसा रेशो आ गया, सिंपल रेशो। ये किसने बोला था, ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसलिए यहां पर वो जो पूछ रहा है कि कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब ये क्वेश्चन, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने पिकोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर को 10⁻³ मीटर लिखूंगा। 1 मीटर में 10⁻³ मिलीलीटर होते हैं, तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻6 मिलीमीटर हो गए। 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होते हैं, तो 10⁻³ में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻12 से, तो 10⁻12 पिकोमीटर यानी कि 15 आ गए। अब ऐसे 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम, तो चलिए करते हैं। 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम, ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हो गए 10⁻6 किलोग्राम। अब 10⁻³ ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए बोला उसने यहां पर नैनोग्राम में, तो 1 ग्राम में 10⁹ नैनोग्राम होते हैं, तो 10⁻³ में कितने होंगे, 10⁻9 से मल्टीप्लाई मारा 10⁶ इतने नैनोग्राम होंगे। 1 मिलीलीटर में लीटर पूछे हैं, तो 1 मिलीलीटर में लीटर बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻³ लीटर हुए। और लीटर और डेसीमीटर क्यूब एक ही चीज होती है, तो 10⁻³ ही इसमें डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। आगे चलेंगे, बड़ा सिंपल सवाल दे रखा था, लाइट की स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और पूछा कितनी डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी 2 नैनो सेकेंड में। 2 नैनो सेकेंड मतलब 2 × 10⁻⁹ सेकेंड्स, तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। 9-10 में पढ़ लेते हैं। वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम दे रखा है, मल्टीप्लाई करा, सीधा मीटर में आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कुछ मिसप्रिंटेड है। पहली बात तो एनसीईआरटी को ठीक से यहां पर मिसप्रिंट को ठीक कर लेना चाहिए था, और मैं चाहूंगा कि आप यहां पर B2 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 लिख दें, वरना खाली बी लिखेंगे तो उसका मतलब गलत निकल जाएगा। आइए देखते हैं, आपसे पूछ रखा है इसमें लिमिटिंग रीजन फाइंड आइडेंटिफाई करिए। तो 300, पहले देखो एक मोल के साथ एक ही मोल बी के लग रहे हैं, एक एटम्स के साथ एक मॉलिक्यूल B2 का लग रहा है। अब देखो 300 एटम ए के साथ 200 मॉलिक्यूल बी, तो 300 के साथ तो 300 चाहिए होंगे ना, जब एक के साथ एक है तो आप समझ रहे हैं, एक के साथ एक चाहिए, तो 300 के साथ 300 चाहिए, 200 दे रखे हैं तो उसको एलआर बनाना पड़ेगा, ये भाई बनेंगे लिमिटिंग रीजन। 2 मोल एक के साथ 3 मोल B2, एक के साथ एक चाहिए तो 2 के साथ तो 2 ही चाहिए थे, आपने 3 क्यों दे दिए, ये तो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये वाले भाई साहब एलआर बनेंगे। 100 एटम एक के साथ 100 मॉलिक्यूल बी के, एक के साथ एक लगता है, 100 के साथ 100 लगेंगे, कोई एलआर नहीं है, नो वन इज एलआर। अब तो देखिए 5 मोल ए के साथ तो 5 मोल बी के लगेंगे, क्योंकि यहां पर एक के साथ एक लग रहा है, लेकिन आपने 5 के साथ 2.5 मोल दे रखे हैं बी के, तो बी क्या पढ़ने वाला है, ये कम पढ़ने वाला, ये बनेगा एलआर। 2.5 मोल ए के साथ 5 मोल B2, अब एक ए के साथ एक B2 चाहिए, तो 2.5 के साथ तो 2.5 लगते, 2.5 मोल ए के साथ तो 2.5 चाहिए थे, लेकिन आपने B2 थोड़ा ज्यादा दे दिया है, तो यहां पर ये बनेगा एलआर। अब आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 24। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है और कुछ कुछ आपसे पूछ रखा है।
पहला पूछ रखा है, आपको बताना है मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 into 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद इतने ग्राम डाई हाइड्रोजन। तो चूंकि आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों के मास दे रखे हैं, दोनों रिएक्टेंट का जब मास दिया होता है तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट जरूर देख लेना चाहिए। तो कैसे देखेंगे, रिएक्शन से पूछ लो, 28 ग्राम को चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, 28 ग्राम को चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, सवाल में कितनी दे रखी है 2 10⁻³ तो 2 10⁻³ को इतने ग्राम हाइड्रोजन चाहिएगी, लेकिन सवाल में इतनी नहीं, सवाल में 1 into 10⁻³ दे रखी है, हमें चाहिए 0.42, सवाल में दे रखी है 1, 0.42 चाहिए, 1 दे रखी है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन ज्यादा दे रखी है, यानी कि नाइट्रोजन कम पड़ने वाली है, तो नाइट्रोजन हो जाएगा Lr। तो अब प्रोडक्ट किससे निकलेगा, Lr से, कर लीजिए। 28 ग्राम नाइट्रोजन से 2 into 17 34 ग्राम हमको अमोनिया मिलती है। सवाल में कितनी नाइट्रोजन दे रखी थी 2 10⁻³, तो 2 10⁻³ से कितनी मिलेगी, सीधा निकाल दिया, हमको इतने ग्राम मिलने वाली है। अब हाइड्रोजन जो खर्च हुआ है वो हुआ है 0.428 into 10⁻³ और हाइड्रोजन जो हमें दिया हुआ था वो था 1 into 10⁻³, तो कितना हाइड्रोजन बचेगा हमारे पास, हाइड्रोजन लेफ्ट निकालेंगे तो 1 10⁻³ दिया था माइनस के 0.428 10⁻³ खर्च हुआ, दोनों को घटाएंगे तो इतने ग्राम हमारे को मिलने वाला है। डिफरेंस बिटवीन 0.5 मोल Na2CO3 एंड 0.5 m Na2CO3, दोनों में डिफरेंस समझिए। ये डब्बा है, इस डब्बे के अंदर Na2CO3 रखा हुआ है, पाउडर रखा हुआ है, मैं उस डब्बे में से पाउडर निकालता हूं, बीकर में डालता हूं, पानी में घोल देता हूं, ये बन गया सोल्यूशन। एक्चुअली में इसका मतलब जो यहां पर लिखा हुआ है ये है हमारे पास 0.5 मोल ऑफ सल्यूट, इसका मतलब हो गया 0.5 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट है 106 ग्राम, यानी कि 53 ग्राम सॉलिड Na2CO3 है ये पाउडर फॉर्म में, और आपने इस पाउडर को पानी में डाल दिया। दिस इंडिकेट्स दैट ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 हैविंग कंसंट्रेशन 0.5 मोल्स पर लीटर। सामान्य भाषा में ये सूखा है, ये गीला है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन है, इनमें अंतर है। अब बोल रखा था यहां पर देखो 10 वॉल्यूम डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से कराई तो पूछा कितना वॉल्यूम पानी बनेगा। अब अगर आप गेलूसाक को देखो तो गेलूसाक एक बात बोलता है कि अगर किसी बॉक्स में आप रिएक्शन करा रहे हो और आपके सारे के सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स गैसियस फेज में हैं, तो जैसे आप मोल लेते हैं, जैसा मोल का रेशो लेते हैं वैसा ही वॉल्यूम का रेशो आता है। तो आपने 10 वॉल्यूम इसका ले रखा है। अब अगर अपने हिसाब से आप देखें मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 मोल के साथ 1 मोल लगता है, तो 10 वॉल्यूम के साथ यहां पर 5 वॉल्यूम लगने चाहिए। अब सवाल में अगर आप देखें तो उसने 5 वॉल्यूम ही दे रखा है, तो चलिए फिर जब 2 मोल हाइड्रोजन से अगर आप देखते हैं तो 2 मोल पानी बनता है, तो 10 वॉल्यूम लेंगे तो यहां पर 10 ही मोल पानी बनेगा, 10 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड। अब इनको कन्वर्ट करने के लिए कहा बेसिक यूनिट में, एक टेबल जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी वो टेबल आप लोगों को पढ़नी है। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻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 ⁻
माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिलीग्राम होता है 10 टू द पावर माइनस के 3 ग्राम, 10 टू माइनस के 3 ग्राम, लेकिन बेसिक यूनिट में कहा था तो बेसिक यूनिट इसकी किलोग्राम होती है, तो हम इसको मिलीग्राम के पहले 10 टू द पावर माइनस के 3 ग्राम बनाए, फिर और 1000 से डिवाइड करके इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करा। ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोगों के पास यहां पर 26 और 27 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम 28वें क्वेश्चन पर। पूछा था इसमें सबसे ज्यादा एटम्स किसमें होंगे। एटम्स का तरीका होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मोलर मास। ये तो आ गया हमारे पास मोल, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। वेट अपॉन मोलर मास सोडियम का 23 होता है इंटू एवोगाड्रो नंबर। लिथियम का होता है 7, वेट अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखो ये मॉलिक्यूल है, ये सब एटम एटम एटम, ये मॉलिक्यूल है, तो यहां पर मॉलिक्यूल्स आएंगे। 1/71 1 ग्राम दे रखा था, Cl2 का वजन 71, एवोगाड्रो नंबर। एटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक Cl2 में 2 Cl एटम है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपके पास आए हैं
इनको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सारी कैलकुलेशन चेक करेंगे, लिथियम वाले केस में सर्वाधिक मिलेंगे, इसलिए लिथियम इसका आंसर हुआ। 29 पे आते हैं, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04। देखो आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.04, तो पानी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, एक में से घटा लीजिए। इसका मतलब हो गया 0.04 मोल्स ऑफ C2H5OH आर प्रेजेंट इन 0.96 मोल्स ऑफ वाटर। हो सकता है किसी को लैंग्वेज ही समझ में ना आए। देखो मैं समझाता हूं, देखो लिखना मतलब इसको देखो, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालने के लिए कहूंगा तो क्या करोगे, अल्कोहल के मोल अपॉन टोटल मोल्स करोगे, वही आ गया ना 0.04 जो सवाल में बोल रखा है आपको, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं वेट ऑफ वाटर बताइए, यहीं से अगर मैं वेट ऑफ वाटर बोलूंगा तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 0.96 इंटू 18, तो 0.96 इंटू 18 कर लीजिए, 17.28 ग्राम आ गया। अब आप पहले मोलरिटी निकालिए। मोलरिटी होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सॉल्यूट का है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि जो हमारे पास पानी है इनटू 1000। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है मोल, जो कि सॉल्यूट के मोल 0.04 दे रखे हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मैंने निकाला है 17.28। सॉल्व करेंगे ये आ गया 2.31। अब मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी देनी चाहिए, लेकिन सवाल में डेंसिटी दी नहीं है। इन्होंने बस एक लाइन बोली है कि एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। तो अगर वाटर की डेंसिटी 1 है और मुझे आपने और सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है नहीं, तो मैं इस मोलरिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा बिना डेंसिटी के। इसका मतलब यह है कि उस सवाल में शायद क्वेश्चन बनाने वाला चाह रहा है कि डेंसिटी इसकी चेंज न की जाए, यानी कि सोल्यूशन की डेंसिटी पानी में अल्कोहल मिलाने के बाद कुछ खास चेंज नहीं हुई, 1 ही रही। और जब किसी सोल्यूशन की डेंसिटी 1 रहती है तो हमको पता है उसकी मोलरिटी और मोलरिटी बराबर हो जाती हैं। इसका आंसर 2.31 आएगा। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस और नीट के मतलब का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का मास पूछा, तो आपको पता है कार्बन एटम का वजन होता है 12 U। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1 U कितना होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा। 31 पे आते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो बता रखा है जब कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो स्पीशीज जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसको कंसिडर करते हैं। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें यहां पर 3 थी, तो अपना आंसर 3 में आएगा। इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इन दोनों में 3 है, तो अपना आंसर 3 के टर्म्स में आएगा। इस वाले केस में स्पेशली जब सिंगल डिजिट का नंबर होता है इसको कंसिडर नहीं करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर 4 से इसका आंसर आप करने वाले हैं। 1.32 है, आपसे पूछा हुआ है यहां पर कि एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्लोरीन वाला भी किया था। कैलकुलेशन ज्यादा है, क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। ये मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस ये मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस ये मास इनटू उसका परसेंटेज, सॉल्व करके 39.947 U आएगा। 1.33 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए करते हैं। 52 मोल आर्गन बोला है, आपसे बोला है 52 मोल आर्गन। अब आर्गन का अगर आप मोलर मास देखेंगे तो आर्गन का मोलर मास अगर हम देखते हैं तो पहला हमको दे रखा है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। हमें आर्गन के मोलर मास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 52 मोल्स का मतलब हो गया 52 इंटू 6.022 10⁻23 इतने एटम्स हो जाएंगे। सेकंड
हमें दे रखा है 52U। अब अगर आप एक हीलियम एटम का वजन देखेंगे तो एक हीलियम एटम का वजन होता है 4U। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स 52 और एक हीलियम एटम का वजन होता है 4U, तो 13 आ जाएगा। तीसरा 52 ग्राम हीलियम, तो मोल्स बनाने पड़ेंगे। अब मोल्स कैसे बनते हैं, वेट अपॉन मोलर मास, कितना दे रखा 52/4, ये 13 मोल आए। तो एटम्स कैसे बनेंगे, मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल्स बन जाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा जा चुका है और आगे भी ये मेंस में या नीट में पूछा जा सकता है। एक कंपाउंड को जलाया है, जलाने के बाद पहले बता रखा है जो फ्यूल गैस है, मतलब वेल्डिंग फ्यूल गैस है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। जलाने के बाद 3.38 ग्राम कार्बन निकला है और 0.69 ग्राम उसमें वाटर निकला है। और आगे बोल रखा है कि इसके 10 लीटर का जो वजन है एसटीपी पे, वो बता रखा है 11.6 ग्राम। सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो यही है, 10 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वेट इक्वल टू 11.6 ग्राम। मैं यहां से मोलर मास निकाल सकता हूं, क्योंकि मोलर मास एक मोल का मास होता है और एक मोल गैस एसटीपी पे 22.4 लीटर होती है। तो 22.4 लीटर ऑफ गैस हैज मास 11.6 अपॉन 10 करेंगे, 22.4 करेंगे, 26 ग्राम आएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये है मेरे पास CO2 और इस CO2 को अगर आप देखेंगे तो इस पूरे का वजन होता है 44 ग्राम, इसमें कार्बन होता है 12 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 हैज 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब सवाल में जब हमने गैस को जलाया था तो हमें 3.38 ग्राम CO2 मिला था। तो 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन है, तो 3.38 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन होगा, तो 12/44 इंटू 3.38। तो ये हो गया हमारे पास 0.9218 ग्राम कार्बन। यानी कि जो आपको वो कंपाउंड आपने जलाया था उसके अंदर कार्बन की मात्रा इतने ग्राम थी। अब पानी को देख लीजिए, ये H2O। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा H2O जो है ये टोटल होता है 18 ग्राम का। भाई 2 और 16 18, इसमें हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 ग्राम की है। तो 18 ग्राम वाटर हैज 2 ग्राम हाइड्रोजन। तो हमको कितने ग्राम पानी मिला है, 0.69। ये कितना करेगा, तो 2/18 इंटू 0.69। ये आ गया 0.0676 ग्राम हाइड्रोजन। यानी कि जो आपके पास कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर आपके पास अब कार्बन की मात्रा भी आ गई और हाइड्रोजन की मात्रा भी आ गई। हो गया अपना काम। और क्या चाहिए था मुझे, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, कार्बन की मात्रा है 0.9218, इसकी मात्रा है 0.076, ये है वेट ऑफ एलिमेंट। इधर मोलर मास की बात करूं तो उसका 12, इसका 1, मोल्स निकाल लेते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकालेंगे। तो 0.9218 डिवाइडेड बाय 12 किया मैंने और यहां 0.076 डिवाइडेड बाय 1 किया, 0.076 आया, ये भी 0.076 आया। यानी कि अगर मैं मोलर रेशो देखूंगा दोनों के बराबर हैं तो ये 1:1 हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा CH, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया हमारे पास CH। मैं अगर इंपेरिकल वेट निकालूंगा
तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा 13। अब n निकालते थे, क्या होता था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना है हमारे पास 26, इंपेरिकल वेट कितना है 13, 13 दूना क्या हो गया 26, 2 आ गया, यानी कि मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 इंटू CH, हमारा फॉर्मूला हो गया C2H2, दिस इज एसिटिलीन गैस। अब आपको दे रखा था अगले क्वेश्चन में, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव फलाना फलाना। आगे आपको बोल रखा 25 ml 0.75 के साथ कितना ग्राम CaCO3 रिएक्ट करेगा। एक सबसे मजेदार चीज देखिए आप, मोल्स ऑफ CaCO3 और मोल्स ऑफ HCl ये बराबर नहीं है। HCl के जो मोल है ना वो CaCO3 के मोल के दुगने हैं, यानी कि अगर इसके 1 मोल लगेंगे तो HCl के 2 मोल लगेंगे, तो HCl के मोल आर डबल देन CaCO3 के मोल। ध्यान से देखिए, HCl के जो मोल हैं वो CaCO3 के मोल के दुगने हैं, तो मोल्स ऑफ HCl आर डबल देन CaCO3 के मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁻⁻³ और मोल निकालने का एक तरीका और होता है हमारे पास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो कर लीजिए 2 इंटू वेट पूछा था, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं 100 ग्राम आता है, और मोलरिटी कितनी दे रखी है इसकी 0.75, वॉल्यूम कितना दे रखा है इसका 25 इंटू 10⁻⁻³ यहां से आप वेट ऑफ CaCO3 निकाल सकते हैं, और आपका वेट ऑफ CaCO3 0.684 ग्राम यहां पर आ जाएगा, 0.684 ग्राम। ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है इसे करने का। लास्ट क्वेश्चन लिख रखा है यहां पर, ये दोनों की रिएक्शन से बनाया गया, सिंपल स्टोइकियोमेट्री बेस्ड है। ये पता चल रहा है कि 4 इंटू 35.5, 35 पॉइंट नहीं आएगा, 36.5 आएगा, आई डिड मिस्टेक, इधर 36 आएगा, एक हाइड्रोजन का और 35.5 इसका। 36.5 इंटू 4 करेंगे आप, ये 146 आएगा। तो ये 146 के साथ इतना लगता है, तो 5 ग्राम के साथ कितना लगेगा लिख रखा है यहाँ पर, 87 ग्राम MnO2 नीड्स कितना 146 ग्राम HCl, तो 5 ग्राम के साथ कितना लगेगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसे आराम से कर सकते हैं। होप कि इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको काफी समझ में आए होंगे, बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।